नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाथरस कांड के एसआईटी ने जांच रिपोर्ट बनाई है और एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए थे। आपको बता दें कि सत्संग में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए, एसडीएम सिकंदराव के भी बयान दर्ज किए गए हैं और फायर कर्मचारी और पत्रकारों की भी बयान लिए गए। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। शासन को जो है एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हाथरस कांड से जुड़े हुए दे रहा है। हाथरस कांड के एसआईटी ने जो है वो जांच रिपोर्ट बनाई और 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए थे। ये जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में अब जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है हाथरस कांड से जुड़ी हुई, जहां पर एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाथरस कांड के एसआईटी ने जो है वो रिपोर्ट बनाई और एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए थे। सत्संग में जो तैनात पुलिसकर्मी थे उन्हीं के बयान लिए गए। एसडीएम सिकंदराव के भी बयान जो है वो दर्ज किए गए और फायर कर्मचारी और पत्रकारों के भी बयान लिए गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और इसी को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसआईटी ने जो है वो रिपोर्ट सौंप दी है। और हाथरस कांड के बाद अब इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी ने घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हाथरस से आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं जो कि देखिए पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे बातचीत करते हुए दिखे हैं। दूसरी तस्वीर अलीगढ़ से दिखा रहे हैं जहां पर अलीगढ़ भी राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर भी वो पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे बातचीत करते हुए दिखे और हर संभव मदद का भी उन्होंने भरोसा दिया है। तो हाथरस हादसे पर सियासत अब जो है हाई होने लगी है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप राहुल गांधी को देख पा रहे हैं जो कि हाथरस आज सुबह ही पहुंचे। वहां पर जो है पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करते हुए दिखे, उनकी समस्याओं को भी उन्होंने जाना और उन्होंने कहा है कि जो भी मदद पार्टी की तरफ से हो पाएगा वो मदद जो है किया जाएगा। दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं अलीगढ़ से ये तस्वीर है। अलीगढ़ भी राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर भी वो जो है मुलाकात करते हुए नजर आए। आप देख पा रहे हैं कि कैसे वो जमीन पर बैठ करके लोगों से बातचीत करते हुए दिखे और उनकी समस्याओं को भी उन्होंने जाना। हाथरस हादसे के पीड़ितों से राहुल गांधी जो है मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इससे पहले तस्वीर आई थी जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। पीड़ित परिजन जो पीड़ित उनसे भी हालचाल उन्होंने जाना था। फिलहाल जो तस्वीर वो राहुल गांधी की हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आज हाथरस भी पहुंचे, अलीगढ़ भी पहुंचे, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करते हुए दिखे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हाथरस कांड की एसआईटी और न्यायिक जांच हो रही है। सीएम योगी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और जवाब तलाशा जा रहा है। हाथरस की घटना हादसा है या साजिश? अब मुख्यमंत्री के इसी सवाल पर अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने कहा आयोजक को नहीं पता कितने लोग आएंगे, तो रामगोपाल अपने उस बयान पर कायम है कि यह हादसा है, हादसे होते रहते हैं। यानी जिस घटना पर सीएम योगी ने साजिश का संदेह जाहिर किया, अब उसे विपक्ष हादसा बता रहा है। और क्या कुछ ये पूरा मामला आपको समझाते इस रिपोर्ट में। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी, कौन इसके पीछे? अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं जैसा कुछ लोग कहने लगे। 2 जुलाई दिन मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 16 जिलों के 121 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। दो तस्वीर में बाबा के रसूख और राजनीतिक संरक्षण की कहानी समझिए। पहली तस्वीर भगदड़ से ठीक पहले की है, जब लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल से लेकर सड़कों पर थी। लेकिन जब किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो बाबा के सेवादार वीडियो बनाने वाले को धमकी देने लगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो भगदड़ के ठीक बाद की है, जिसमें बाबा नारायण साकार काफिले के साथ सफेद कार से फरार हो रहा है। अब बाबा के इसी सियासी कनेक्शन और संरक्षण पर कल सीएम योगी ने भी सवाल खड़े किए थे, जिस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। सीएम योगी जहां मौत पर सियासत करने वालों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उन सवालों के जवाब भी तलाश रहे हैं, कहीं ये हादसा साजिश तो नहीं। सीएम योगी के सवाल पर अब सपा सांसद रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या बाबा साकार को बचाने के लिए सियासी ताकत जोर लगा रही है? क्या बाबा साकार को सियासी संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि जिस बाबा की तलाश पूरे देश को है, वो बाबा हादसे के बाद से फरार चल रहा है। और हैरानी इस बात की भी, आखिर बाबा साकार पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया है। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रलय भी ला सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 जून 2020 को सूरजपाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अपने आप को भोले बाबा बताने वाले सूरजपाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर केस हुआ था और भीड़ जुटाने के मामले को लेकर के धारा 188, 269, 270 में केस हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 51 में भी मामला दर्ज हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धारा 144 का उल्लंघन जो है वो बाबा की तरफ से किया गया था। बाबा सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मथुरा गेट थाने में जो है ये मामला दर्ज हुआ था। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको भरतपुर से दे रहे हैं, जहां पर 11 जून 2020 को सूरजपाल के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया था। कहा जा रहा है कि कोरोना काल में बिना अनुमति के कार्यक्रम इन्होंने किया था, इसी को लेकर के केस हुआ था। भीड़ जुटाने को लेकर के धारा 188, 269, 270 में केस हुआ था। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूरजपाल के खिलाफ केस दर्ज का ये पूरा मामला सामने आया है। धारा 144 का उल्लंघन हुआ था और जो है केस दर्ज किया गया था। मथुरा गेट थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको भरतपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि भीड़ जुटाने के मामले को लेकर के जो है सूरजपाल के खिलाफ धारा 188, 269, 270 में केस हुआ था और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 51 में भी जो है मामला दर्ज हुआ था। भरतपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भरतपुर में सूरजपाल के खिलाफ केस दर्ज का ये मामला सामने आया है और भीड़ जुटाया गया था। कोरोना काल के दौरान बिना अनुमति के ही कार्यक्रम जो है वो किया गया था। उसके बाद से केस जो है सूरजपाल के खिलाफ दर्ज हुआ था। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े एक के बाद एक कई रहस्य सामने आ रहे हैं। बुधवार को हमने आपको भोले बाबा का राजस्थान कनेक्शन बताया था, लेकिन आज जब हमारी टीम दौसा में बाबा के आश्रम के अंदर पहुंची तो वहां पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये कोई रैपर करने वाला नहीं। बाबा का आश्रम, न्यूज 18 की पड़ताल। ये दरबार चलता था। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, अभी भी टेंट लगा हुआ है। बाबा की लेडी ब्रिगेड का पर्दाफाश। माफिया से कनेक्शन, लग्जरी लाइफ का खुलासा। यूपी, एमपी, हरियाणा और राजस्थान, हाथरस वाले भोले बाबा का साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों तक फैला हुआ था। राजस्थान के दौसा में भी बाबा का एक आश्रम लगता था, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती थी। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले बाबा का हाथरस की तरह दौसा में भी प्रवचन होता था। पिछले साल नवंबर महीने में दौसा के कांदोली में प्रवचन हुआ था और बाबा के प्रवचन में 1 लाख से ज्यादा अनुयायी इकट्ठा हुए थे। वहीं चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि भोले बाबा पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में दरबार चलाता था और माफिया के घर में 1 महीने के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 4 बार बाबा का दरबार लगता था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। हाथरस की तरह ही राजस्थान के दौसा में भी साकार हरि बाबा का प्रवचन हुआ था। जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 7 नवंबर का वो दिन था जब इस लोकेशन पर साकार हरि बाबा ने प्रवचन किया था। और इस जो 7 नवंबर है उससे ठीक 17 दिन पहले प्रियंका गांधी यानी 20 अक्टूबर को यहाँ पर प्रियंका गांधी की विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली हुई थी। और ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, ये ग्राउंड जो ये मैदान है, इस मैदान पर प्रियंका गांधी का टेंट लगा था और उसके बाद में ये समतलीकरण हुआ था। और उसके ठीक 17 दिन बाद में साकार हरि बाबा का यहाँ पर एक बड़ा पंडाल सजाया गया था, जहाँ पर यहाँ पे प्रवचन हुआ था। और हाथरस की तरह ही 1 लाख से अधिक की यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई थी। बुधवार को न्यूज 18 राजस्थान ने दौसा में बाबा के आश्रम का खुलासा किया था। इसके बाद हमारी टीम बाबा के आश्रम के अंदर पहुंची, जिसके बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारी पड़ताल में सामने आया कि बाबा के माया लोक में ज्यादातर महिलाएं ही आती थी और एंट्री के लिए महिलाओं से बाकायदा फॉर्म भरवाए जाते थे।
जिसमें उनकी फोटो लगाई जाती थी। साथ ही उनसे उनका आधार कार्ड भी लिया जाता था, जिसके बाद उन्हें आश्रम में एंट्री मिलती थी। हाथरस कांड के बाबा साकार हरि बाबा का जो राजस्थान कनेक्शन सामने आया है, वो राजस्थान के दौसा में पेपर लीक के जो माफिया हैं हर्षवर्धन मीणा, उनके घर में दरबार लगाया करते थे। और न्यूज़ 18 राजस्थान पर दर्शक पहली बार दरबार के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें महिलाओं के फोटो लगे हुए हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इस तरह का एक फोरम है। और इसमें एक तरीके से बहन सैनिक, मतलब जो भी उसके जो प्राइवेट फोर्स होती थी उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, ये खास बात है। और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पड़े हैं उसमें अधिकतर डॉक्यूमेंट महिलाओं के हैं। तो खास बात यह है कि जो बाबा का दरबार सजता था उसमें महिलाओं की अधिकतर रहती थी, महिलाओं का प्रवेश ज़्यादा होता था। और ख़ास बात यह है कि जो दौसा के जो स्थानीय लोग थे या स्थानीय मीडिया कर्मी थे, उनको किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं दी जाती थी कि यहाँ कोई दरबार लगा हुआ है। सिर्फ बाहर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा से यहाँ पर अनुयायी आते थे। और तस्वीरें हम दिखाने को कोशिश करते हैं। ये एक बक्सा है और इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें ये क्रम संख्या, मतलब कुल मिला के संख्या लिखी जाती थी कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी महिलाओं के फोरम हैं और ये जो महिलाओं के जो प्रवेश होता था वो यहाँ पर क्या कार्य करेंगी, कौन पानी पिलाएगी, कौन सेवा देगी, इस तरह की पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। बाकायदा सील लगाई जाती थी और उसके बाद में यहाँ प्रवेश दिया जाता था। और इनको हम चेक करते हैं तो इसमें ना केवल फॉर्म है बल्कि इसमें आधार कार्ड भी हैं। देखो ये आधार कार्ड भी है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ पर अनुयायी आता था उसको फॉर्म भराया जाता था, आधार कार्ड लिया जाता था, तब जाकर यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। पेपर लीक माफिया के हर्षवर्धन के घर बाबा जब भी दरबार लगाता था तो उसका पंडाल शानदार तरीके से सजाया जाता था। बाबा लग्जरी कुर्सी और झूले पर बैठते थे। साथ ही हर्षवर्धन के घर बाबा के लिए बेड और सोफा भी लग्जरी था। साथ ही हर्षवर्धन के घर बाबा सिर्फ लग्जरी आइटम और सुविधाओं का ही इस्तेमाल करता था। ये दरबार चलता था। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, अभी भी टेंट लगा हुआ है क्योंकि एसओजी का जो सर्च अभियान था उसके बाद से ही इसको पूरी बिल्डिंग को सीज कर रखा था। ये लग्जरी कुर्सी है और झूला है एक तरीके से, और ये कुर्सी पर ये झूला है और यहाँ पर बाबा जो भोले बाबा हैं वो बैठा करते थे और दरबार सजाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। दौसा में इस दरबार को इतना गोपनीय रखा जाता था कि पेपर लीक माफिया के घर के आसपास प्राइवेट फोर्स तैनात की जाती थी ताकि कोई भी स्थानीय व्यक्ति दरबार की आंतरिक बातों को नहीं जान सके। हालांकि जब हर्षवर्धन मीणा का पेपर लीक कांड में नाम सामने आया तो एसओजी ने दबिश देकर हर्षवर्धन मीणा को गिरफ्तार कर लिया और उसके ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद बाबा का दरबार सामने आया। एसओजी के रेड के बाद से ही यहाँ दरबार लगना बंद हो गया। और पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से बाबा के संबंध थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन पेपर लीक प्रकरण में कितनी लिप्तता थी यह हो सकता है कि एसओजी पूछताछ करे। लेकिन जो हर्षवर्धन मीणा है उसके संपर्क में जो ये भोले बाबा हैं जिसके कारण यह हाथरस का कांड हुआ है, वो उनके संबंध में था और उनके घर पर यहाँ पर दरबार सजाया करता था। ऐसे में जो राजस्थान का कनेक्शन जो भोले बाबा का सामने आया है उसमें पेपर लीक माफिया से उसके संबंध जुड़े हुए हैं।